आपदा हमारे मीडिया के लिए एक अवसर है। जितनी बड़ी आपदा हो उतना अच्छा। जोशीमठ आपदा के सामने आते ही मुख्य धारा का मीडिया पर्यावरण संरक्षण, प्रशासनिक खामियों और दूरदर्शिता की कमी जैसे मुद्दों पर जोर शोर से बात कर रहा है। लेकिन इस त्रासदी की चेतावनी बहुत लोग काफी समय से दे रहे थे। तब मीडिया के लिए यह एक मामूली खबर थी। मीडिया बड़ी घटनाओं का जश्न मनाता है, छोटी मोटी खबरों का नहीं। इस आने वाली दुर्घटना की चेतावनियां बहुत पहले सामने आ गई थी, लेकिन इन्हें जानबूझकर अनदेखा कर दिया गया। हमारा पैसा हमारा हिसाब में आपका स्वागत है। चेतावनियों की सूची में सबसे ऊपर है रवि चोपड़ा का इस्तीफा। रवि चोपड़ा एक प्रसिद्ध पर्यावरणविद हैं और 4 धाम सड़क परियोजना पर सर्वोच्च न्यायालय के पैनल के अध्यक्ष थे। 1 साल पहले उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया। 4 धाम 900 किलोमीटर लंबी ऑल वेदर रोड बनाने की महत्वाकांक्षी परियोजना है, जो 4 तीर्थ स्थलों बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री को जोड़ेगी। यह चारों धाम ऊंचे हिमालय में ही स्थित है। जोशीमठ बद्रीनाथ के रास्ते में है। रवि चोपड़ा चाहते थे कि 4 धाम परियोजना के तहत वन वे सड़क बने, ताकि सड़क की चौड़ाई कम हो, जिससे जमीन से छेड़छाड़ भी कम हो। लेकिन केंद्र सरकार 2 तरफ और अधिक चौड़ी सड़कें चाहती थी। जब सरकार ने उनके सुझाव को खारिज कर दिया तो उन्होंने कमेटी छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने कमेटी छोड़ते हुए अपने त्यागपत्र में ये कहा, वे भूल रहे हैं कि यदि उनका अपना प्राकृतिक वातावरण नष्ट हो जाएगा तो वे भी जीवित नहीं रह पाएंगे। और 1 साल के भीतर ही जोशीमठ शहर डूब रहा है। 22,000 लोग बेघर हो गए हैं। रवि चोपड़ा ने इसकी भविष्यवाणी कैसे की? मूल तथ्य समझने के बाद यह समझना भी आसान है। लाखों साल पहले भारतीय प्लेट के यूरेशियन प्लेट से टकराने से हिमालय का निर्माण हुआ। प्लेट का आगे बढ़ना अभी भी रुका नहीं है, इसीलिए तो हिमालय अभी भी बढ़ रहा है। वे सभी नगर और महत्वाकांक्षी परियोजनाएं जो लोग वहां बना रहे हैं, वे अभी भी सक्रिय भूकंपीय क्षेत्र में है। 2015 के विनाशकारी भूकंप को याद करिए, जिसमें नेपाल में लगभग 9,000 लोग मारे गए थे। हर साल इस क्षेत्र में कई बार भिन्न भिन्न तीव्रता वाले झटके महसूस होते हैं। और इससे भी बड़ी चिंता ग्लोबल वार्मिंग की है, जिसके कारण ग्लेशियर का पिघलना, भारी बारिश और अचानक बाढ़ आने जैसी घटनाएं तेज हो रही हैं। पिछले 50 सालों में हिमालय पृथ्वी के कई अन्य स्थानों की तुलना में 1.8 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म रहा। 2013 में केदारनाथ में आई बाढ़ ऐसी कई आपदाओं में से एक है। और यह मत सोचिए कि यह एक सड़क परियोजना ही इस तबाही का कारण है। उत्तराखंड राज्य में बहुत सारी पनबिजली यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाएं हैं, जिनमें से कुछ अभी चल रही हैं और 8 निर्माणाधीन हैं। फिलहाल चल रही कई पावर परियोजनाओं में सबसे कुख्यात तपोवन विष्णुघाट पावर प्रोजेक्ट है। 2021 में एक ग्लेशियर के फटने से इस परियोजना के प्रमुख हिस्से नष्ट हो गए थे। साथ ही एक दूसरी परियोजना ऋषिगंगा पनबिजली परियोजना भी पूरी तरह से ध्वस्त हो गई थी। इसमें सुरंगों के अंदर काम कर रहे 200 से अधिक मजदूरों की जान चली गई थी। राज्य में ऐसी लगभग 66 सुरंगें खोदी गई हैं और एक जोशीमठ के पास और लगभग जोशीमठ के नीचे ही है। उन सभी बोरिंग, ब्लास्टिंग और ड्रिलिंग के बारे में सोचिए, जो बहुत नाजुक भूमि में हो रही है। 2021 की आपदा के तुरंत बाद जोशीमठ के कार्यकर्ता और निवासी हाइड्रल परियोजनाओं को रोकने के लिए उत्तराखंड के उच्च न्यायालय गए। और आप जानते ही हैं कि उनकी प्रार्थनाओं का क्या हुआ। न केवल याचिका रद्द कर दी गई, बल्कि उनमें से प्रत्येक पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगा दिया गया। माननीय अदालत ने उन्हें याचिका दायर करने के लायक ही नहीं समझा। अब वे बेघर होकर पूरी व्यवस्था का तमाशा देख रहे हैं। अगर आपको लगता है कि सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए ये 2 घटनाएं पर्याप्त नहीं थी, तो हमारे पास 1976 की एक आधिकारिक अध्ययन रिपोर्ट है।
मिश्रा समिति ने बड़ा निर्माण कार्य करने, ढलान पर खेती करने और पेड़ों की कटाई करने से आगाह कर दिया था और उचित जल निकासी व्यवस्था बनाने का निर्देश दिया था ताकि पानी रिसकर जमीन के अंदर ना जाए। आपको बता दें कि यह रिपोर्ट विशेष रूप से जोशीमठ पर थी। यह पूरा शहर बहुत पहले हुए एक भूस्खलन के मलबे पर बना है, तो बिना किसी विशेषज्ञ रिपोर्ट के भी सामान्य समझ से इस खतरे को समझा जा सकता है। और अगर वैज्ञानिक स्पष्टीकरण की बात करें तो इस क्षेत्र में जमीन के नीचे जल धारण करने वाली चट्टानें हैं जिन्हें एक्वीफर के नाम से जाना जाता है, और अगर यह फट जाए तो लाखों लीटर पानी बहकर बाहर निकलेगा और पानी के निकलने से धरती धंस जाएगी, जैसा कि जोशीमठ में हो रहा है। हम ठीक नहीं कह सकते कि किस वजह से शहर डूब रहा है, लेकिन सुरंगों के लिए हो रही खुदाई से एक्वीफर चट्टानों के फटने की संभावना हो सकती है। वहीं पर्यटन के लिए हो रहे विशाल निर्माण कार्य भी इसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। आज एक तरफ एनटीपीसी दावा कर रहा है कि हमारी वजह से नहीं हुआ है, दूसरी तरफ बीआरओ दावा कर रहा है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, कि हमारी वजह से, हमारे हाईवे की वजह से भी ये नहीं हुआ रहा है। तो फिर हो किस लिए रहा है? तो इसका अभी उन्होंने कोई कमेटी बिठाई है, लेकिन कमेटी क्या बोलेगी हम सबको पता है। उन्होंने ये गैग ऑर्डर जो किया है कि इसरो को बोल दिया कि और संस्थाओं को बोल दिया कि आपको मीडिया को कुछ देना नहीं है इंफॉर्मेशन, उसी से पता चलता है कि वो किस दिशा में जा रहे हैं। और जो उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी और चीफ मिनिस्टर ने खुद ने बोला है कि ये मैन मेड डिजास्टर नहीं है। वास्तव में वो बिल्कुल मैन मेड डिजास्टर है ये। और ये इंसिडेंटली तपोवन विष्णुगढ़ जो एडीबी फंडेड प्रोजेक्ट है, इसकी कोई इवन इकोनॉमिक वायबिलिटी नहीं है। उससे जो बिजली बनेगी उसकी कॉस्ट 6, 7, 8, 9 रुपये से ज्यादा होगी। उसका जो ओरिजिनल प्रोजेक्ट कॉस्ट 2,800 करोड़ था, वो आज 7,200 करोड़ से ज्यादा बढ़ चुका है। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यह नहीं है कि यह सब कैसे हुआ, बल्कि यह है कि यह क्यों हुआ। क्यों लाखों करोड़ों की लागत वाली परियोजनाओं को आसानी से अनुमति मिल गई? यदि ऑल वेदर 4 धाम सड़क परियोजना पूरी हो जाती है तो पर्यटकों और तीर्थ यात्रियों का साल भर आना जाना लगा रहेगा और अधिक पैसा कमाया जा सकेगा। वैसे ही अगर ज्यादा पनबिजली परियोजनाओं को चलाया जाएगा तो देश के लिए अधिक बिजली का उत्पादन किया जा सकेगा। सब कुछ अच्छा ही तो है, लेकिन क्या हो अगर इस प्रक्रिया में पूरा क्षेत्र ही तबाह हो जाए? वहां रहने वाले लोग तो मर ही जाएंगे या अपनी जमीन से बेदखल हो जाएंगे। सरकार, कार्यपालिका और यहाँ तक कि न्यायपालिका भी ऐसे सवालों से बच रही है। इस बीच करदाताओं का पैसा ऐसी परियोजनाओं में या तो निवेश के रूप में या ऋण चुकाने के लिए लगाया जाता है। बहुराष्ट्रीय एजेंसियां और बैंकों के लिए ऐसी परियोजनाएं सोने की खदान है। Asian Development Bank has actually funded NTPC. So through NTPC, they have funded a number of projects, but two in particular. One is the Tapovan project, which is in contention right now, and there is another one hydroelectric power project, not in the same area, but another project which they are funding through NTPC. But that's not all. I think we also need to understand that it is not only about the project, it's also about the associated facilities. For a long time, World Bank stayed away from it, but they again came back into this funding in late 2000s, and they gave funding to the Vishnugarh Peoplekoti run of the river hydroelectric project. From the very inception of it, there have been problems. Communities had been raising around that area. In 2014, the inspection panel actually came out with a report. If you actually look at that investigation report, it's extremely shoddy. It also, the kind of reasons they have given in terms of believing what the inspection panel says that the bank has done enough is really substandard. The mitigation, in fact, even the mitigation plan they gave, which was going to be implemented then, was extremely shoddy. So today we in 2022, when they came out with the last monitoring report, I think that's the 7th or the 8th monitoring report they came out with.
you can still see that shoddy sort of an mitigation plan, even that has not been completely met till today. विश्व बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक अपने ही जवाबदेही तंत्र का मजाक बनाते हुए प्रभावित लोगों की परेशानियों को नजरअंदाज करते हैं और भारतीय बैंकों के पास तो कोई जवाबदेही की व्यवस्था है ही नहीं। नेशनल थर्मल पावर जैसी एजेंसियों ने उन्हें बॉन्ड बेचकर सैकड़ों करोड़ रुपए लिए हैं और दिलचस्प बात यह है कि तपोवन विष्णुगढ़ परियोजना उनकी सिक्योरिटी में से एक है। Challenge with Indian banks is that most of them don't even have a environmental and social safeguard policy, let alone the question of having an accountability mechanism. Most of them rely on the national laws and clearances that the government gives for the projects. And even if you look at a few banks who have a policy, environmental and social safeguard policy, it's really shoddy, minimalist, does not cover comprehensively all the environmental and social aspects. And unfortunately, they don't have a separate department which is completely looking into this aspect of safeguards. So then there is no standard setting in terms of actually looking at what are the impacts these massive infrastructure projects can cause, and how do you critically analyze the risk assessment of some of these projects. Is it merely financial? Are we not looking at anything beyond finances and not looking at what is the impact that these projects are having on our people and our environment? आखिरकार आप पाएंगे कि पैसा ही राज करता है। इतना ही काफी है कि कानून और पर्यावरण मंत्रालय की मंजूरी मिल जाती है। पैसा कमाने का कोई भी धंधा पर्यावरण के खतरे या स्थानीय लोगों के नुकसान के कारण नहीं रुकेगा। ये पैसे और लोगों की लड़ाई है। एक तरफ है भारी मुनाफा कमाने वाला सरकारी तंत्र और वित्तीय संस्थानों का गठजोड़ और दूसरी तरफ है आम लोग। जोशीमठ इस कड़ी में पहला नहीं है और आखिरी भी नहीं होगा। आने वाले समय में ऐसे और खतरों के लिए तैयार रहें। धन्यवाद।